Prime Minister and Council of Ministers. The Prime Minister. The Constitution of India provides for a Council of Ministers with the Prime Minister at the head to aid and advise the President. The President acts in accordance with their advice in the exercise of his functions. The President may require the Council of Ministers to reconsider their advice, but he shall act in accordance with the advice tendered after such reconsideration. तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि जो प्रेसिडेंट होता है वो नॉमिनल हेड होता है और उसे प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर चलना पड़ता है, ऐसा अपने संविधान में लिखा हुआ है। संविधान ये भी कहता है कि प्रेसिडेंट के पास में केवल उतना ही पावर है कि वह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, प्राइम मिनिस्टर को अपनी एडवाइस को रिकंसिडर करने के लिए कह सकता है, लेकिन अल्टीमेटली जो प्राइम मिनिस्टर कहेंगे या जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहेंगे प्रेसिडेंट को वही करना होता है। ऐसा क्यों है? Ours is a parliamentary form of government. Therefore, our president is only a nominal head of the state. Thus, the Council of Ministers, headed by the Prime Minister, is the most powerful institution in the Indian polity. तो इसका बेसिकली यही कारण है कि जो हमारी जो गवर्नमेंट है वह पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब जहाँ पर लोकसभा है, राज्यसभा है और प्रेसिडेंट है, और इसमें जो है प्रेसिडेंट को केवल नॉमिनल आधार पर देश का प्रमुख बनाया गया है, देश का हेड बनाया गया है। सारे के सारे जो अधिकार जो है वह प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हाथों में दिया गया है। तो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये सबसे ज़्यादा ताकतवर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बन जाती है हमारी डेमोक्रेसी की। तो प्राइम मिनिस्टर किस प्रकार से अपॉइंट होते हैं? हाउ इज़ द प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड? द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. द प्रेसिडेंट कैन नॉट एक्ट arbitrarily in the appointment. According to the convention, the president invites the leader of the majority party or group in the Lok Sabha to form the government. The members of the majority party or the group elect their leader to be appointed as the prime minister. The president then appoints him as the prime minister. When no single political party secures an absolute majority in the Lok Sabha, the president may have some option in the appointment of the prime minister, but the president has to appoint that person who can prove that he has the support of some smaller groups or parties in order to have majority in the house. तो जो प्राइम मिनिस्टर का जो अपॉइंटमेंट है वह आखिरकार प्रेसिडेंट के द्वारा ही होता है, लेकिन यहाँ पर प्रेसिडेंट अपनी मनमानी नहीं कर सकता। उन्हें वही लीडर को न्योता देना होता है, इनवाइट करना होता है जिसकी पार्टी ने जनरल इलेक्शन में मेजॉरिटी हासिल की है। तो जो पार्टी इलेक्शन जीतती है उसके जो अध्यक्ष होता है, उसका जो लीडर होता है, जिसे पोर्ट्रे किया जाता है कि अगर ये पार्टी जीत कर आएंगी तो इन्हें हम प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, तो उस प्रेसिडेंट इनवाइट करते हैं उन्हें एज अ प्राइम मिनिस्टर। इन केस अगर किसी भी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती, तो इस हालात में प्रेसिडेंट अपना खुद का निर्णय ले सकता है। वह जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, जिसे मैक्सिमम वोट मिले हैं, जिसे मैक्सिमम सीट्स मिले हैं, उन्हें इनवाइट कर सकती है, या फिर अगर उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है
और उस सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी के पास में छोटे मोटे और पार्टी के सपोर्ट है, उसको अगर हम बुलाएंगे तो वह सरकार बना सकती है, तो वह उस सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी को भी इनवाइट कर सकती है। ये ऐसी सरकार जो होती है हम इसे मिली जुली सरकार कहते हैं या कोलिशन फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट कहते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आर्टिकल 75 of the Constitution states that the Prime Minister shall be appointed by the President and the other ministers shall be appointed by the Convention by the President on the advice of the Prime Minister by Convention. The President has to accept the choice of the Prime Minister in the matter of appointment and dismissal of the ministers. तो आर्टिकल 75 क्या कहता है? आर्टिकल 75 कहता है कि प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, और एक बार जब प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो जाते हैं तो फिर प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस के ऊपर सारे के सारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है और अदर मिनिस्टर्स जो है वह प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। जो भी एडवाइस प्राइम मिनिस्टर देंगे प्रेसिडेंट को वो एडवाइस फॉलो करनी पड़ेगी। किसी का अपॉइंटमेंट हो, किसी मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट हो या किसी मिनिस्टर को डिसमिस करना है, तो ये निर्णय कन्वे करता है प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को। नॉर्मली ओनली द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आर अपॉइंटेड एज मिनिस्टर्स। इन केस अ नॉन मेंबर इज अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर, ही मस्ट बी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड टू द पार्लियामेंट within 6 months from the date of his appointment. Failing this, he will have to resign from the post as a minister. तो जनरली क्या होता है, जो मिनिस्टर इलेक्शन जीत कर जो मेंबर जो है वो इलेक्शन जीत कर आता है, वो एमपी रहता है, उसे ही मिनिस्टर बनाया जाता है। यानी पहले उसे जनरल इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, वह इलेक्शन जीत कर जब आता है तो उसे मिनिस्टर बनाया जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई व्यक्ति बहुत स्किलफुल होता है, उसके स्किल्स की, उसके टैलेंट की प्राइम मिनिस्टर को ज़रूरत पड़ती है, तो वो ऐसे व्यक्ति को एज ए मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं पहले और बाद में इलेक्शन लड़ाते हैं। ये इलेक्शन 6 महीने के अंदर अंदर हो जाना चाहिए और 6 महीने के अंदर अंदर वो इलेक्शन जीत भी जाना चाहिए, वरना उन्हें उस पोस्ट से रिज़ाइन करना होता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह, इन्हें पहले कांग्रेस की जो पहली जो सरकार थी उसमें उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर करके अपॉइंट किया था, क्योंकि ये बहुत ही ज्ञानी, बहुत ही इंटेलिजेंट इकोनॉमिस्ट थे। उन्हें इकोनॉमिक्स को लेकर उन्हें कई इंटरनेशनल और नेशनल अवार्ड्स मिले थे। तो पहले उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया, फिर बाद में वह इलेक्शन लड़े, और उनका वो दौर इतना अच्छा था, हमारे देश ने इतनी तरक्की की थी कि अगले बार जब कांग्रेस इलेक्शन लड़े तो उसमें उन्हें प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित कर दिया गया था। तो ऐसा हो सकता है कि किसी व्यक्ति को पहले मिनिस्टर बनाया जाता है और उसके बाद में उन्हें इलेक्शन लड़ाकर जिताकर उसे कंफर्म करा दिया जाता है। बिफोर 1979 द कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट रेफर टू द वर्ड कैबिनेट, it referred only to the Council of Ministers. The 44th Amendment Act provides that the President shall not issue a proclamation of national emergency unless the decision of the Union Cabinet, that is the Prime Minister and other ministers of cabinet rank, has been communicated to him in writing. After this, the distinction between the Cabinet and the Council Ministers have become evident. तो पहले कैबिनेट ये पोस्ट थी ही नहीं, लेकिन 1979 में 44th अमेंडमेंट के तहत ये अमेंडमेंट लाया गया कि प्रेसिडेंट जो है वह नेशनल इमरजेंसी तब तक का प्रोक्लेम नहीं कर सकते जब तक का कैबिनेट रैंक ऑफ मिनिस्टर्स उसे लिखित में साइन करके ऐसा आग्रह ना करें। तो इसके बाद से कैबिनेट मिनिस्टर्स की इम्पोर्टेंस बढ़ गई। तब से कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर के बहुत ही करीबी वाले जो मिनिस्टर्स होते हैं उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाता है। कैबिनेट मिनिस्टर्स, ऐसे कितने प्रकार के मिनिस्टर्स होते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं और डेप्यूटी मिनिस्टर्स होते हैं।
तो आइए हम जानते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में। देर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वह सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं। दे होल्ड इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज लाइक होम, डिफेंस, फाइनेंस, external affairs, railways, etc. A cabinet minister is in charge of a ministry and sometimes of more than one ministry. Only cabinet ministers have the right to attend meetings of the cabinet. They together determine the policy and program of the government. तो जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होता है इनके पास में बहुत प्रमुख, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियोज होते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे कि जो होम मिनिस्टर है, अभी जो प्रेजेंट होम मिनिस्टर है वह अमित शाह है ना। डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमैया पहले डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, फिर अभी वो फाइनेंस मिनिस्टर बने। तो जो भी प्राइम मिनिस्टर के जो करीबी होते हैं उन्हें ऐसे इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियोज दिए जाते हैं। तो कैबिनेट मिनिस्टर होता है, उनके पास में डिफेंस होता है, फाइनेंस होता है, एक्सटर्नल अफेयर्स होते हैं, रेलवेज होते हैं, होम मिनिस्ट्री होती है। ये सब कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर्स होते हैं। इनके पास में कभी कभी एक पोर्टफोलियो होगा, यानी एक डिपार्टमेंट होगा, या एक से अधिक डिपार्टमेंट भी हो सकता है। फिर दूसरे नंबर पर आते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। दे आर द सेकेंड कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर्स। दे मे or may not hold an independent charge of any portfolio. The Prime Minister may or may not consult them. They do not participate in cabinet meeting, but they may be invited to attend meeting when matters concerning their department are to be considered. ठीक है, तो सेकेंड नंबर पे जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स है वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। इनके पास में इंडिपेंडेंट रैंक, इंडिपेंडेंट चार्जेस हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। वह इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़, उनके पास ऐसा कोई पोर्टफोलियो, जैसा हो गया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट इनके पास हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो इनका और ये जो है, ये जो मीटिंग्स जो होती है, कैबिनेट मीटिंग्स जो होती है, इनमें इन्हें बुलाया भी जा सकता है और नहीं भी बुलाया जा सकता। हाँ, सो दे मे और मे नॉट अटेंड, they may or may not be invited to attend the cabinet meetings. उनको कैबिनेट मीटिंग में कब बुलाया जाता है? जब उनके डिपार्टमेंट के बारे में कुछ चर्चा हो रही होती हो, तो उनके डिपार्टमेंट के बीच में के बारे में अगर चर्चा हो रही है, डिस्कशन हो रहा है, तो उनको वहाँ पर बुलाते हैं। उन्हें कंसिडर करेंगे, ठीक है, इस मिनिस्टर को भी इसमें शामिल कर दो। ठीक है, फिर थर्ड रैंक जो होते हैं, थर्ड नंबर पे आते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर्स। They are the third category of ministers who assist the cabinet ministers and the council of ministers. They are junior ministers and are placed under some senior ministers whom they have to assist. They take no part in cabinet deliberation. तो ये जूनियर मिनिस्टर होते हैं, ये खास करके इनएक्सपीरियंस वाले जो होते हैं, जो पहली बार इलेक्शन जीत कर आते हैं, जो जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो इन्हें किसी एक्सपीरियंस नेता के नीचे काम करना पड़ता है कि ताकि वो उनसे सीख सके। ठीक है, फिर वो कैबिनेट डिलिब्रेशन में पार्ट नहीं लेते हैं। कोई डिस्कशन होता है, कैबिनेट लेवल का डिस्कशन होता है, उसमें उनको नहीं बुलाया जाता है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंप्राइज द प्राइम मिनिस्टर एंड अ नंबर ऑफ अदर मिनिस्टर्स अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन होते हैं? ये खास मिनिस्टर्स होते हैं जो प्राइम मिनिस्टर के साथ में और भी कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं, उनको मिलाकर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनता है। इन्हें अपॉइंट कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करते हैं। प्रेसिडेंट करता है, लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट स्पेसिफाई आइदर द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स or classify the members of the council into different ranks. However, the Constitution 91st Amendment Act 2003 has put a ceiling on the size of the Council of Ministers at the center and in the state to 15% of the strength of the Lok Sabha and state legislatures. In case the smaller state, the maximum number of ministers allowed is 12
Thus, this step was taken to check defections from one party to another and also to curb the government's expenditure on account of jumbo size of ministers, jumbo size ministers. तो ऐसा कानून जो है ऐसा बनाया नहीं गया है कि कितने मिनिस्टर्स जो है वो कैबिनेट रैंक के होंगे, कितने मिनिस्टर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहलाए जाएंगे। लेकिन हाँ, जो लेटेस्ट जो अमेंडमेंट हुआ है 2003 में, उसको 91st अमेंडमेंट बोलते हैं, 91st चेंजेस बोलते हैं। इस अमेंडमेंट के हिसाब से जो भी लोकसभा की स्ट्रेंथ होगी तो उसका 15% जो होगा, मैक्सिमम 15% जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बन सकते हैं। और स्टेट के लिए, अगर स्टेट्स जो है छोटे हैं तो 12% हो सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है एक सीलिंग लगा दी गई कि इससे ज़्यादा नहीं। ये किस लिए होता है? कभी कभी क्या होता है कि किसी और मिनिस्टर को लालच दे के बोलते हैं कि हम आपको कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर बना देंगे, आप हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो, आप कांग्रेस से जीत कर आए, आप बीजेपी ज्वाइन कर लो, अगर आप बीजेपी ज्वाइन करोगे तो हम आपको एक मिनिस्ट्रल बर्थ दे देंगे। तो इसको कम से कम रखने के लिए उन्होंने ऐसा किया है, ठीक है। और क्या, जो एक्सपेंडिचर जो आते हैं, जो महंगाई आती है, जितने अगर हायर रैंक पे होंगे उतनी उनकी सैलरी भी ज़्यादा होगी। फॉर्मेशन ऑफ द कैबिनेट का जो फॉर्मेशन होता है ये इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क के लिए पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में। The cabinet is composed of a small but important body of senior leaders of the party who are included in the Council of Ministers. They hold important portfolios and decide major policies of the government. They, being trusted men of the Prime Minister, form the nucleus of the administration. In fact, the cabinet is the pivot around which the whole administration revolves. तो कैबिनेट जो है खास उनका फॉर्मेशन कैसा होता है, ये जो प्रधानमंत्री होता है उनके खास होते हैं, उनके चुनिंदा जो बहुत ही वफादार साथी है उन्हीं को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाता है, क्योंकि यही सारे के सारे निर्णय लेते हैं जिसके इर्द गिर्द पूरा पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट की जो कार्रवाई है इन्हीं के इर्द गिर्द, इन्हीं के इशारों पर चलती है। द कैबिनेट टेक्स इम्पॉर्टेंट डिसीजंस such decisions are communicated to the other ministers and they have to follow these decisions even though they might not have been a party to such decisions. तो कैबिनेट क्या करता है, वो इम्पोर्टेंट जो है डिसीशंस लेता है, जो बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट मैटर्स होते हैं उसके बारे में वो निर्णय लेते हैं और बाकी मिनिस्टर्स को इन निर्णय का पालन करना पड़ता है। भले ही वो निर्णय लेते वक्त वहाँ पर नहीं थे, डिसाइड करते हुए, डिसीजन लेते वक्त वहाँ पे नहीं थे, लेकिन उन्हें वही करना होता है जो आदेश उन्हें कैबिनेट से मिलता है। अपॉइंटमेंट ऑफ द कैबिनेट। द प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट्स हिज सीनियर एंड ट्रस्टवर्दी कलीग्स एंड advises the president to appoint them as cabinet ministers. The president then appoints them as ministers as per the advice of the prime minister. तो कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, पहले अपने चुनिंदा साथियों को, अपने पार्टी में से जो बहुत इम्पोर्टेंट लोग होते हैं उनको पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, उनको चुन लेते हैं, फिर इनका नाम वह प्रेसिडेंट को सजेस्ट करते हैं कि मुझे सो एंड सो इसको ये पोर्टफोलियो देना है, और प्रेसिडेंट फिर इनको अपॉइंट करता है। तो अल्टीमेटली अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, लेकिन प्रेसिडेंट का केवल नाम होता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के इशारे पे सब कुछ कार्रवाई होती है। द प्रेसिडेंट देन अपॉइंट्स देम एज मिनिस्टर्स एज पर द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो इस प्रकार से जो है कैबिनेट की अपॉइंटमेंट होती है। टर्म ऑफ ऑफिस। द मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब जब तक का प्रेसिडेंट संतुष्ट है मिनिस्टर्स ऑफिस में रह सकते हैं ना। इनका क्या एक्चुअली टर्म कितना है? 5 साल का टर्म होता है। तो प्रेसिडेंट को अगर किसी ने बताया कि हमें इस मिनिस्टर पे कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर इनके ऊपर नो कॉन्फिडेंस मोशन डालते हैं अपोजिशन पार्टी और वो प्रूव हो जाता है, तो फिर
इस मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ता है। इसका ये मतलब होता है द मिनिस्टर होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, बट द प्रेसिडेंट हैज़ लिटिल पावर इवन इन दिस रिगार्ड बिकॉज द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द लोक सभा एंड कैन रिमेन इन ऑफिस सो लॉन्ग एज दे एंजॉय द मेजोरिटी सपोर्ट ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, दैट इज द लोक सभा. If the Lok Sabha passes a no confidence motion against the Council of Ministers, they have to resign collectively. तो बोलने के लिए क्या है, जब तक का प्रेसिडेंट इनसे संतुष्ट है तब तक के मिनिस्टर्स जो है अपने ऑफिस में रह सकते हैं, अपने पोस्ट पर रह सकते हैं. लेकिन एक्चुअली क्या है कि प्राइम मिनिस्टर के हाथ में यह है कि मिनिस्टर्स के साथ में वो संतुष्ट है कि नहीं है. प्राइम मिनिस्टर चाहे तो वह इनको शफिल कर सकता है, इनको शफिल और रीशफिल कर सकते हैं, एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट पर और दूसरे पोस्ट से तीसरे पोस्ट पर डाल सकते हैं. लेकिन अगर अपोजिशन पार्टी इनके ऊपर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करती है और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में अगर कोई भी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है तो पूरा का पूरा कैबिनेट है या पूरा का पूरा काउंसिल जो है वह गिर जाती है. मतलब एक नई सरकार बनानी पड़ेगी, एक नया सा इलेक्शन करवाना पड़ेगा. दूसरी बात, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा. अगर किसी एक मिनिस्टर ने भी गलत निर्णय लिया तो इसके लिए सारे के सारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वह जिम्मेदार ठहराए जाएंगे. ऐसा नहीं कि किसी फलाने मिनिस्टर ने निर्णय लिया तो मैं इसमें जिम्मेदार नहीं हूँ, वो उसका डिपार्टमेंट था, ऐसा कुछ नहीं है. अगर एक मिनिस्टर ने भी गलत निर्णय लिया और इसके उनके वजह से नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है तो पूरा जो कैबिनेट है, पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उन्हें रिज़ाइन करना पड़ता. तीसरी बात, बिफोर अ मिनिस्टर एंटर्स अपॉन द ऑफिस द प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर्स हिम द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी. मतलब उन्हें प्रेसिडेंट क्या करते हैं, उनसे वादा लेते हैं कि वह जो अंदर जो मैटर डिस्कस हो रहा है वह जाके प्रेस में या कहीं पर रिवील नहीं करेंगे जब तक का प्राइम मिनिस्टर उन्हें अपॉइंट ना करे एज अ स्पोक्स पर्सन. अगर कुछ बात क्या चर्चा हो रही है अंदर कि क्या बात हुई है, हर कोई जानना चाहता है, मीडिया जानना चाहती है, इंडिया वांट्स टू नो, तो लेकिन इसके लिए किसी ना किसी को अपॉइंट करेंगे कि आप जाकर केवल उतना ही बताना है जितना कहा जाता है, उससे ज़्यादा नहीं बताना. इन द ओथ ऑफ ऑफिस द मिनिस्टर्स स्वेयर टू A. bear true faith and allegiance to the Constitution of India. B. to uphold the sovereignty and integrity of India. C. faithfully and consciously discharge his duties without fear or favor, action or ill will. तो ये तीन चीज़ है कि आप पहले तो वादा करते हो कि आप जो है जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया की जो संविधान है उसके प्रति आप वफादार रहोगे. आप उसे ऑल्टर करने की कोशिश नहीं करोगे, अपने हिसाब से ऑल्टर करने की, अपने फ़ायदे के हिसाब से ऑल्टर करने की कोशिश नहीं करोगे. दूसरा, जो सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी है इंडिया का, उसको आप अपहोल्ड करेंगे. जो इंडिया का सॉवरेनिटी क्या है कि इंडिया इज़ अ फेडरल रिपब्लिक, है ना, यहाँ पर हर किसी को बराबर सा सम्मान दिया जाता है, यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं किया जाता. और तीसरा कि आप जो अपनी ड्यूटीज़ जो आपके पास जो दी है उसको बहुत ही वफादारी से डिस्चार्ज करोगे. देश के प्रति, देश के हित में आप अपनी ड्यूटीज़ को है उसको डिस्चार्ज करोगे. ऐसा नहीं कि किसी के डर में आकर किसी ने धमका दिया, डरा दिया तो आप उनके हिसाब से काम करोगे, या किसी ने आपको लालच दे दिया, हाँ, किसी ने आपके इलेक्शन में बहुत सारा पैसा लगाया तो उसका कर्ज उतारना है तो उसके लिए अपन ने कुछ कर दिए, कुछ ऐसे बिल पास करो कि जिससे जो मालदार पार्टी है वह खुश हो जाए, जिस प्रकार से इस इलेक्शन में हमारी मदद की, आने वाले इलेक्शन में भी मदद करेंगे. तो आपको ये सब नहीं करना होगा. इन द ओथ ऑफ सीक्रेसी द मिनिस्टर स्वेयर्स नॉट टू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कम्युनिकेट और रिवील टू एनीवन एनी मैटर विच इज़ ब्रॉट फॉर कंसिडरेशन एक्सेप्ट एज मे बी रिक्वायर्ड फॉर द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज़. ठीक है, तो आपको ओथ ऑफ सीक्रेसी लेना है कि अंदर जो कैबिनेट में जो मामले डिस्कस किए जा रहे हैं वो बाहर रिवील नहीं करेंगे. चौथी बात, एवरी मिनिस्टर मस्ट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और मस्ट बिकम वन विद इन 6 months ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, फेलिंग विच ही विल हैव टू वकेट हिज ऑफिस. तो हर जो मिनिस्टर है उसे इलेक्शन लड़कर
या तो लोकसभा का मिनिस्टर होना चाहिए या फिर राज्यसभा का मिनिस्टर होना चाहिए। और अगर वो मिनिस्टर नहीं है तो 6 महीने के अंदर अंदर जब उसे मिनिस्टर बनाया जाता है, 6 महीने के अंदर अंदर उसे इलेक्शन लड़कर अपना जो पॉपुलैरिटी है उसको सिद्ध करनी पड़ेगी कि आप पे जो जिम्मेदारी हमने डाली है, सरकार ने डाली है, उसके आप लायक हो या नहीं। और अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसे अपना पोस्ट वेकेट करना पड़ेगा, उसको अपने पोस्ट छोड़ना पड़ेगा। और आखिरी बात ये है, द सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ मिनिस्टर्स आर सच एज पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय लॉ डिटरमाइंस। उनकी सैलरी जो है वो पार्लियामेंट डिसाइड करती है, चेंज हो सकती है कंडीशन के हिसाब से, सैलरीज ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द कैबिनेट ये अगले क्लास में।